दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है, पूरे 2 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे उतरने के बाद वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली से पहले एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वे ट्रेन वहाँ पर ब्रेक लेती है। तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन पर उतरकर कुछ खा लिया जाए, और वो ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो वो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वे लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमकार जब अपने माँ बापों की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं पर रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली सच्ची कहानी एक बार वक्त निकालकर पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी भविष्य में ऐसा हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश, और दोनों का ही विवाह हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ओमकार की जो भाभी थी वो बड़ी तेज़ तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वो घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही काफ़ी कर्क मिजाज की थी। बड़ी रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों में इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वे उससे कहती वो हर काम करने के लिए राज़ी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं जाना कि पति क्या होता है। दोस्तों, ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो वो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं किया करता। पत्नी को 8-10 दिन हो जाते, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वे कोई बात नहीं करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वो उसे धक्का देता, उसे फटकार लगा देता, क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के चंगल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। जैसे ही उसकी भाभी कहती वैसा ही वो किया करता। कभी पत्नी को पीटा करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भी भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था ही नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके ही चली जाती है। उधर ओमकार की भाभी भी सिर्फ पैसों से मतलब था। वे ओमकार से कहते हैं कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब से खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना। कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करके पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े करेंगे, खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, और फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वे अपनी भाभी की बातों को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसका वीज़ा भी आ जाता है। फिर वो विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन जो भाभी होती हैं वो अपने पति योगेश से कहती हैं कि जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती प्रॉपर्टी है सब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। तो योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है, और जैसा कि उसकी पत्नी ने समझाया था वो वैसा ही करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे से अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीन, सभी अचल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली सिर्फ ओमकार की भाभी होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद
बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती है और घर में ताला लगाकर बाहर चली जाती है। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम पर कुछ नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था और ना ही कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़े दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी उन्हें कोई देता वो खा लेते और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तानों से तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ घर में रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुन सकती। अब वे कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है कि माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारे पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक दिल और साफ लड़की थी। वे अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चने वगैरह बेच दिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने में लग जाती है। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजारा दिया करते थे और समय ऐसे ही बीतता चला गया और लगभग 2 साल के बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया और भाभी का भी फ़ोन नहीं आ रहा। अब वे घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सारी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वे अब नहीं रहते, पता नहीं कहाँ चले गए और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से उनको रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के लोगों ने उसको बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वे अपना सर पीटने लगता है। अब वे अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। वे उनके पास जाता है, उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही इसकी पत्नी खुशी, जो किसी काम से गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों में लिपट जाती है। उसने अपने पति को ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी, लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वे चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे के से गले लगकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया है, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती, आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे प्यासे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान करती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओमकार कहता है कि अब तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वे सभी अपनी भाभी के अकाउंट में डाल दिया था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहाँ से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्ज़ी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और वहीं मंडी में किसी के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग व अनलोडिंग करने का काम वे करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चलाने लगता है, क्योंकि 4 लोगों का खर्च निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्ज़ी की दुकान खुलवा दो तो मैं भी सब्ज़ी बेच लिया करूँगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहेंगे, बूढ़े हैं बुज़ुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं।
इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक कह रही है, हमें भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे। धीरे धीरे हमारी ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका मंडी में मल्लेदारी का काम करता है। अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ के लेन देन को अच्छी तरह से समझ गया था। वे फिर अपनी खुद की एक आड़ लेता है और वहाँ उनका बढ़िया रोज़गार होने लगता है। इतना अच्छा कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़पी थी उसकी 2 गुना वे लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करने के बाद अपने ससुराल चले गए थे। योगेश के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करना वैसा ही भरना होगा, और वही हुआ भी। उन्हें भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते खाने को नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटाया करते। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए किसी तरह से उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार को आड़ पर बैठे हुए देखती है, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वे दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। योगी की पत्नी जैसे ही अपने सास ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार उन्हें रोकते हुए कहता है कि बाबू दूर ही रहना, माँ बाबूजी का हाथ मत लगाना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझसे दूर करवाया। तुमने मेरी ज़मीन हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी ख़राब स्थिति को देखते हुए उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा इनकी गलती हुई है, पहले तुमसे हुई थी, अब इनसे हो गई है। आखिर जो भी है ये है तो तुम्हारे भाई ही, जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करते हैं तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें कोई भी छोटा मोटा धंधा शुरू करवा दीजिए हमारे साथ। जो भी इन्होंने किया आज उसका फल भुगत चुके हैं। आखिर ये है तो मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो गया था। उसको भी समझ आ गया था कि जो हो गया अब वो दोबारा लौट तो सकता नहीं। वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का भी काम शुरू करवा देता है। दोस्तों दोनों भाई अपना अपना काम अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और खुशी और ओमकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।